गर्मी में दो जुए वाली देवरानी की रसोई से परेशान जेठानी। सुबह के समय निधि अपनी रसोई में पूरी शिद्दत के साथ साफ सफाई कर रही होती है। तभी उसी समय सुमित्रा रसोई में आकर निधि से कहती है, अरे निधि बेटा, अभी तक सफाई ही चल रही है, जल्दी कर ले, सबको ऑफिस जाना है और भूख भी लगी है। माँ जी, आपको तो पता है कि मैं सफाई के मामले में कोई समझौता नहीं करती। हे भगवान, इस लड़की को तो कुछ एक्स्ट्रा ही साफ सफाई की बीमारी है। माँ जी, आप बस 10 मिनट दीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। जिसके बाद सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और निधि फुर्ती से खाना बनाकर थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देती है। फिर खाना खाकर समीर कहता है, क्या बात है निधि, आज पराठों की खुशबू से तो मन खुश हो गया। सही कहा बेटा, हमारी बहू खाना भी लाजवाब बनाती है और घर को भी बिल्कुल चकाचक रखती है। भाभी, खाना तो बहुत बढ़िया है, पर बाहर इतनी गर्मी बढ़ गई है कि मेरा तो घर से निकलने का मन ही नहीं करता अब। अरे भाई, अगर गर्मी के डर से सब घर में ही बैठ गए तो काम कैसे चलेगा। बिल्कुल राकेश सही कह रहा है, गर्मी हो या ठंडी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप लोग बस अच्छे से खाना खाइए, गर्मी का क्या है, वो तो हर साल आती है। जिसके बाद सभी अपना खाना खाकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और निधि घर की साफ सफाई में जुट जाती है। तभी पड़ोसन जानवी आकर सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा बहन, अरे कहाँ हो? आओ जानवी, क्या बात है, आज बड़ी चमक रही हो। अरे बहन, मेरे मायके के खेत से ताजे आम आए हैं। मैंने घर पर आम पन्ना और आम की कुछ डिश बनाई है। आज शाम को सबको दावत दी है, तुम लोग भी जरूर आना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आएंगे। इतना कहकर जानवी चली जाती है और फिर शाम को सुमित्रा और निधि तैयार होकर जानवी के घर पहुंचते हैं, जहां काफी भीड़ होती है। तभी निधि अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं जरा रसोई में जाकर कविता की मदद कर देती हूँ, बेचारी अकेली लगी होगी। हाँ हाँ, चली जा। जिसके बाद निधि रसोई में आती है, जहाँ कविता बड़े से बर्तन में आम का पन्ना घोल रही होती है। वो निधि को देखकर, आओ निधि भाभी, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। मैं बस सबके लिए पन्ना तैयार ही कर रही हूँ। लाओ कविता, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। निधि मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तभी उसकी नजर कविता पर पड़ती है, जो बार बार अपने सिर को पागलों की तरह खुजा रही होती है। ये देखकर निधि, कविता, तुम ये अपना सिर बार बार क्यों खुजा रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊँ भाभी, पता नहीं इस गर्मी की वजह से सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है जुएं हो गई हैं। क्या जुए? कविता खुजाते खुजाते अचानक अपने बालों से अपना हाथ निकालती है तो उसके हाथ में 3-4 मोटी जुएं आ जाती हैं। कविता उन्हें झटक कर वहीं फेंक देती है और निधि को देखकर हंसते हुए कहती है, देखा भाभी, ये गर्मी तो जुओं की फौज ले आती है। छी कविता, तुम उन्हीं हाथों से पन्ना बना रही हो, ये तो बहुत घिनौना है। अरे भाभी, इसमें क्या हुआ, जुएं ही तो हैं, कोई जहर थोड़ी है। ये देखकर कविता भागकर बाहर आती है और अपनी सास से, माँ जी चलिए यहाँ से। क्या हुआ निधि, अभी तो हम आए हैं, कम से कम पन्ना तो पी लेने दे। नहीं माँ जी, 1 मिनट भी नहीं रुकना यहाँ, चलिए मेरे साथ। निधि अपनी सास को जबरदस्ती खींचकर बाहर ले आती है। तभी सुमित्रा गुस्से में कहती है, क्या बदतमीजी है निधि, सब लोग क्या सोचेंगे, बिना कुछ खाए पिए भाग आए। माँ जी, आप नहीं जानती वहाँ क्या हो रहा था। उस कविता के सिर में मोटी मोटी जुएं हैं, वो सिर खुजाकर उन्हीं हाथों से पन्ना बना रही थी। मैंने अपनी आंखों से जुएं गिरते देखा है। क्या जुएं? हाँ, और आपको तो पता है कि मुझे जुओं से कितनी नफरत है। मैं तो ऐसे इंसान के हाथ का पानी भी नहीं पी सकती जिसके सिर में जुएं हैं। पर बहू, इस तरह उठकर आना अच्छा नहीं लगता, वो बेचारी बुरा मान जाएगी। वो जो भी सोचे, पर मैं अपनी सेहत और सफाई से समझौता नहीं कर सकती। आप घर चलिए, मैं घर पर ही आपके लिए अच्छा सा पन्ना बना दूंगी। जिसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं, लेकिन निधि अभी भी सदमे में होती है। वो रसोई में आकर अपने हाथों को बार बार धोती है। तभी वहाँ सुमित्रा आकर कहती है, अब पन्ना कहाँ से आएगा, घर में तो आम भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, राजेश और राकेश ऑफिस से आते ही होंगे, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ, वो आते वक्त आम लेते आएंगे। इतना कहकर निधि फोन उठाती है और राजेश को कॉल करती है। हाँ भाभी, बोलिए। देवर जी, आते वक्त 2 किलो अच्छे ताजे आम ले आना, पन्ना बनाना है। ठीक है भाभी, लेता आऊंगा। शाम को राजेश और राकेश घर वापस आ जाते हैं। राजेश के हाथ में आम का थैला होता है। ये लीजिए भाभी, आपके आम, आज तो गर्मी ने जान ही निकाल दी। राजेश बात करते करते अपने सिर को जोर से खुजाने लगता है। निधि की नजर तुरंत उसके हाथों पर जाती है। वो कहती है, देवर जी, ये आप सिर में हाथ क्यों फेर रहे हैं, कहीं आपको भी जुए तो नहीं हो गई? अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? आप किस चकाचक घर में रहते हुए मुझे जुएं कैसे हो सकते हैं? वो तो बस पसीने की वजह से खुजली हो रही है। देखिए, मजाक मत कीजिए, गर्मी में पसीना आता है और फिर जुए हो जाती है। आप लोग अभी के अभी जाकर नहाइए, उसके बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। भाभी तो आज फुल सफाई मोड में है। चलो भाई, नहा लेते हैं, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। हाँ, जल्दी जाइए, मैं तब तक आम पन्ना तैयार करती हूँ। दोनों भाई नहाने चले जाते हैं। फिर निधि रसोई में जाकर सफाई से पन्ना बनाती है और बाहर लाकर सबको देती है। पन्ना पीते हुए ससुर दीपेश
भाई पन्ना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। वैसे आज मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिला था, अच्छा, कौन? वही दीनानाथ। वो बता रहा था कि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर घर पर ही हैं। वो उनके लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में है। मुझे लगता है कि हमें एक बार देख लेना चाहिए। हमारे राजेश के लिए उनकी बड़ी बेटी रश्मि सही रहेगी। अच्छा, फिर कल ही बात कीजिए उनसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में बहू आएंगी तो रौनक व मेरा काम भी बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रश्मि और शिप्रा के घर का माहौल कुछ अलग होता है। हे भगवान, तुम दोनों लड़कियां हमेशा अपना सिर ही खुजाती रहती हो। तुम्हारी इन जुओं की वजह से हमारे रिश्तेदारों ने घर आना छोड़ दिया है। सब हमसे दूरियां बनाने लगे हैं। माँ, हम क्या करें? बहुत इलाज किया पर ये जुए जाने का नाम ही नहीं लेती। हाँ माँ, इतनी गर्मी है कि खुजली और बढ़ जाती है। पता नहीं तुम दोनों की शादी कैसे होगी। कोई भी देखेगा तो मना कर देगा। तभी उनके पिता कमरे में आकर कहते हैं, देखो, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है भाई। मेरा दोस्त दीपेश अपने बड़े बेटे के लिए रश्मि का हाथ मांग रहा है। रिश्ता तो अच्छा है, पर अगर इन्हें इनके सर के जुओं के बारे में पता चल गया तो पहले भी 3 जगह से लोग यही देखकर मना कर चुके हैं। भाई अब तुम देख लो क्या करना है। रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैंने सोच लिया है, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। देखो, कल वो लोग आ रहे हैं। तुम दोनों को किसी भी कीमत पर अपना सिर नहीं खुजाना है। अपने दुपट्टे अच्छे से सिर पर ओढ़ लेना और उन्हें हटाना मत। जी माँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन निधि अपने परिवार के साथ दीनानाथ के घर पहुंचती है, जहां रश्मि और शिप्रा सिर ढककर सभी के लिए चाय लेकर आती हैं। तभी निधि शिप्रा से, अरे रश्मि, तुम्हें इस तरह सर ढक कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कोई सर नहीं ढकता। तुम ये पल्ला हटा सकती हो। रश्मि निधि की बात सुनकर भी अनसुनी कर देती है और फिर थोड़ी देर में सभी बातें करके राजेश की शादी पक्की कर लेते हैं। वहीं राकेश और शिप्रा भी एक दूसरे को देख रहे थे। रिश्ता पक्का करके सभी लोग घर आ जाते हैं और हॉल में बैठकर बातें करते हैं कि तभी सुमित्रा कहती है, राजेश का रिश्ता तो पक्का हो गया। अब एक लड़की राकेश के लिए भी मिल जाए तो उसका भी रिश्ता पक्का कर दे और दोनों की शादी साथ में ही करवा देंगे। वैसे माँ, एक बात कहूँ, मेरे लिए लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? रश्मि भाभी की छोटी बहन शिप्रा है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरा रिश्ता उसी से पक्का कर दो ना। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। दीपेश तुरंत दीनानाथ को फोन करता है और अपने छोटे बेटे राकेश की शादी शिप्रा से तय कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और एक दिन निधि अपने पूरे परिवार के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल पहुंचती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज तो जमकर शॉपिंग करेंगे। दोनों देवरानियों के लिए बेहतरीन साड़ियाँ लेनी है। हाँ बहू, तेरी पसंद तो हमेशा से ही अच्छी है। इतना कहकर वो लोग कपड़ों की एक दुकान में जाते हैं, जहां पहले से ही कमला और उसकी बहू शॉपिंग कर रहे थे। वहीं कमला की बहू बार बार अपना सिर खुजलाती है। निधि की नजर उस पर पड़ जाती है। फिर वो अपनी सास के कान में, माँ जी, यहाँ से चलिए। देखिए वो लड़की कैसे सिर खुजा रही है। अरे निधि, शॉपिंग तो करने दे। नहीं माँ जी, मुझे पक्का यकीन है उसके सिर में जुए हैं। देखिए ना कैसे बेचैन होकर खुजा रही है। तभी कमला की नजर सुमित्रा पर पड़ती है और वो कहती है, अरे सुमित्रा, तुम यहाँ कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ कमला, तुम यहाँ शॉपिंग कर रही हो? हाँ, मेरी बहू के लिए कुछ कपड़े लेने थे। आओ ना, साथ मिलकर शॉपिंग करते हैं। जी नहीं, हम आपके साथ शॉपिंग नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ? आपकी बहू के सिर में जुए हैं। वो जिस तरह से सिर खुजा रही है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो जुए यहाँ कपड़ों पर और हम पर ना आ जाए। क्या बदतमीजी है ये? मेरी बहू के सिर में कोई जुए नहीं है। साफ दिख रहा है चाची जी, और मुझे जुओं से बहुत ज्यादा दिक्कत है। तुम्हें इतनी दिक्कत है ना, याद रखना तुम्हारे घर भी 2-2 बहुएं आने वाली है। अगर उनके सिर में जुए हुई तो तुम क्या करोगी? अगर मेरी देवरानियों के सिर में जुए होंगी तो मैं उन्हें अपने घर की दहलीज के अंदर पैर भी नहीं रखने दूंगी। चलिए माँ जी यहाँ से। इतना कहकर निधि सुमित्रा को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर शादी वाले दिन धूमधाम से शादी होती है और गृह प्रवेश के समय रश्मि और शिप्रा दुल्हन के लिबास में होती हैं, लेकिन उनके घूंघट के अंदर जुओं का तांडव चल रहा होता है। दीदी, मेरा सिर बहुत खुजला रहा है, मैं क्या करूँ? शिप्रा, खबरदार जो हाथ उठाया, बस थोड़ी देर की बात है। एक बार रस्म पूरी हो जाए फिर देख लेंगे। सबको पता चल गया तो बहुत बेइज्जती होगी। जिसके बाद गृह प्रवेश की रस्में पूरी होती हैं। निधि दोनों बहुओं को कमरे तक छोड़ आती है और फिर अगले दिन सुबह रश्मि और शिप्रा तैयार होकर अपनी सास के पास आती हैं। तभी सुमित्रा, बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ अपने पसंद का खाना और मीठा भी बना लेना। देवरानी जी, चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। तीनों रसोई में जाती हैं। फिर रश्मि और शिप्रा खाना बनाना शुरू करती हैं। तभी शिप्रा के सिर में खुजली होती है। वो कंट्रोल करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिप्रा का सब्र जवाब दे जाता है। हे भगवान, ये खुजली तो जान ले लेंगी। खुजली की वजह से शिप्रा बार बार अपना सिर झटक रही थी
निधि उसे सिर झटकते देख लेती है और कहती है, शिप्रा, तुम बार बार अपना सिर क्यों झटक रही हो? वो भाभी गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है ना, इसलिए। अच्छा, ये पंखा चालू कर लो, पर ध्यान रखना सफाई का पूरा ख्याल होना चाहिए, ठीक है? मैं जरा माँ जी के पास जा रही हूँ। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है। जैसे ही निधि रसोई से बाहर जाती है, शिप्रा पागलों की तरह अपना सिर खुजाने लगती है और कहती है, कितना सुकून मिला। वही सिर खुजाते समय शिप्रा के सिर से 4-5 मोटी जुएं स्लैब पर गिर जाती हैं। ये देखकर रश्मि कहती है, शिप्रा, जल्दी इन जुओं को उठाकर बाहर फेंक। अगर भाभी ने देख लिया तो हमारा बोरिया बिस्तर आज ही बन जाएगा। शिप्रा जल्दी से उन जुओं को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और हाथ धो लेती है। फिर दोनों खाना तैयार करके टेबल पर लगाती हैं। खाना देखकर सुमित्रा कहती है, वाह, खाना तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन बहू तुमने तड़के वाली दाल बनाई है। हमें तो जीरे की तड़के वाली दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ जी, वो गलती से। दीदी, ये जीरा नहीं है, शायद जुए हैं जो दाल में गिर गई थी। चुप रे पागल। तभी दीपेश की थाली के पास 3 मोटी जुएं रेंगती हुई दिखाई पड़ती हैं और निधि की नजर उन पर पड़ जाती है। जुए? निधि अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो जाती है। माँ जी, ये दाल में भी जीरा नहीं है, जुए हैं। हे भगवान, इस दाल में तो सच में जुए तैर रही हैं। ये क्या? अब हमें क्या जुए वाली दाल खानी पड़ेगी? रश्मि, शिप्रा, ये सब क्या है? तुम लोगों ने शादी से पहले हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे सिर में जुएं हैं? माँ जी, इनके घर वालों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हमारे घर की पवित्र रसोई को इन लोगों ने अपवित्र कर दिया। हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत कोशिश की पर ये जुए खत्म ही नहीं होती। तुम दोनों ने अन्न का अपमान किया है। अगर हमें पहले बताती तो हम कोई सॉल्यूशन निकालते। हम तुम जैसी जुओं वाली लड़कियों के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। भाभी, आज के बाद आप ही खाना बनाएंगी। हे भगवान, मैंने सोचा था देवरानी आएंगी तो आराम मिलेगा, पर अब तो मुझे और काम करना पड़ेगा। तुम दोनों अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। जब तक तुम्हारे सिर साफ नहीं हो जाते, रसोई की तरफ मुड़कर भी मत देखना। रश्मि और शिप्रा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती हैं और निधि किचन साफ करने के लिए रसोई में चली जाती है। फिर अगली सुबह रसोई में काम करते हुए निधि अपने मन में सोचती है, हे भगवान, गर्मी में अकेले सारा काम। सोचा था देवरानियां हाथ बटाएंगी, पर यहाँ तो उन्होंने जुओं की दुकान खोल दी है। तभी निधि की 8 साल की बेटी कंचन स्कूल जाने के लिए तैयार होकर रसोई में आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो ना, देखो वैन आने वाली है। कंचन बेटा, देख रही हो ना मम्मा कितनी व्यस्त है। मुझे सबके लिए नाश्ता और टिफिन बनाना है। ठीक है मम्मा। उसके बाद कंचन दौड़ती हुई रश्मि शिप्रा के कमरे में जाती है और रश्मि से कहती है, चाची, क्या आप मेरी कंघी कर दोगी? मम्मा बहुत बिजी है। हाँ, क्यों नहीं बेटा, आओ यहाँ बैठो। रश्मि अपनी कंघी उठाती है और कंचन के बालों में फेरना शुरू कर देती है। उसे अंदाजा नहीं होता कि वो क्या गलती कर रही है। थोड़ी देर के बाद कंचन तैयार होकर बाहर आकर अपनी माँ से कहती है, मम्मा देखो, चाची ने मुझे तैयार कर दिया। अच्छा ठीक है, अब नाश्ता करके जल्दी जाओ वरना वैन छूट जाएगी। सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। फिर जैसे ही कंचन दरवाजे की तरफ बढ़ती है, वो अचानक अपना सिर जोर जोर से खुजाने लगती है। ये देखकर निधि हैरान होते हुए कहती है, कंचन रुक जाओ, ये तुम अपना सिर क्यों खुजा रही हो? पता नहीं मम्मा, जब से चाची ने कंघी की है मेरा सिर बहुत खुजला रहा है। निधि तेजी से कंचन के पास जाती है और उसके बालों को चेक करती है और अचानक उसके हाथ में 2-3 मोटी जुएं आ जाती हैं। निधि आश्चर्यचकित होते हुए कहती है, कंचन, तुम्हारे सिर में भी जुए आ गई? जुएं? रश्मि, शिप्रा, बाहर आओ दोनों। दोनों देवरानियां डरते हुए बाहर आती हैं। तुम लोगों को जरा भी अकल नहीं है। मेरी छोटी सी बच्ची के सिर में अपनी जुए ट्रांसफर कर दी। तुमने अपनी कंघी से इसे तैयार किया। भाभी, वो हमें लगा कि सिर्फ कंघी करने से कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? देखो मेरी फूल जैसी बच्ची का क्या हाल कर दिया। अब ये स्कूल जाएगी तो वहाँ सब क्या कहेंगे? मम्मा, मैं स्कूल जा रही हूँ, देर हो रही है। जाओ, पर आकर सबसे पहले तुम्हें नहलाना पड़ेगा। कंचन चली जाती है। निधि का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वो पूरे घर में फिनाइल का पोछा लगाना शुरू कर देती है। अब तो मुझे अपनी बेटी के लिए भी अलग बाल्टी और साबुन रखना पड़ेगा। इन दोनों ने इस घर को नरक बना दिया है। जिसके बाद शाम के समय पूरा परिवार ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा होता है। तभी दीपेश को सोफे पर कुछ चलता हुआ दिखाई पड़ता है। हे भगवान, ये सोफे पर क्या चल रहा है? क्या हुआ पिताजी? अरे देखो, सोफे के कुशन पर जुएं रेंग रही हैं। क्या? सोफे पर भी? निधि देखती है कि सच में सोफे पर जुएं रेंग रही हैं, जहां रश्मि और शिप्रा थोड़ी देर पहले बैठी थी। बस अब बहुत हो गया। माँ जी देखिए, इन्होंने बैठने की जगह भी नहीं छोड़ी। हर जगह जुए ही जुए कर दिए हैं। भाभी, हम उन्हें खुद नहीं फेंक रहे हैं, वो अपने आप गिर रही है। तो उन्हें पकड़कर बांध लो ना। पूरे घर में आतंक मचा रखा है तुम दोनों ने। मुझे तो अब बेड पर लेटने में भी डर लगता है कि कहीं मेरे कान में जुआ ना घुस जाए। सभी लोगों की बातें सुनकर रश्मि और शिप्रा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन और बीतते हैं और एक दिन निधि अपने कमरे में बैठी होती है।
जहाँ उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो अपने आप से कहती है, बहुत उमस है, कूलर चला लेती हूँ। इतना कहकर निधि उठकर कूलर चालू कर देती है। जैसे ही निधि कूलर चालू करके आती है, उसे बेड पर बैठते ही अपने सफेद बेडशीट पर कुछ काला सा रेंगता हुआ दिखाई पड़ता है। ये क्या है? वो ध्यान से देखती है तो उसे वहाँ एक मोटा जुआ दिखता है। निधि जोर से चिल्लाकर बेड से उतर जाती है। जुआ, जुआ बचाओ। निधि की आवाज सुनकर समीर दौड़कर वहाँ आता है और कहता है, अरे क्या हुआ निधि, क्यों चिल्ला रही हो? मेरे बेड पर जुआ था समीर, इन दोनों के कारण मैं पागल हो जाऊंगी। हर जगह हर कोने में सिर्फ जुए हैं। समीर उन जुओं को उठाकर फेंक देता है। उसके बाद निधि चैन से सो जाती है। अगले दिन सुबह निधि बाथरूम में नहाने जाती है। वो जैसे ही अपना लूफा उठाती है, उसे उस पर भी एक जुआ दिखाई पड़ता है। वो लूफा फेंक देती है और चिल्लाते हुए बाहर आती है। उसकी आवाज सुनकर सुमित्रा वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बहू, इस तरह क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, लूफा में जुए थी। हे भगवान, क्या मुसीबत है। मैंने सोच लिया है, इन लोगों के लिए मुझे कोई पक्का सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और एक दिन दोपहर में निधि अपने कमरे में सोई हुई होती है। तभी वो देखती है कि एक बहुत बड़ा जुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर निधि डर जाती है और कहती है, नहीं, दूर रहो मुझसे, भागो, भाग जाओ यहाँ से। वो बड़ी जू निधि को पकड़ लेती है, उसके सिर के अंदर घुसने लगती है। निधि जोर जोर से चिल्लाती है। तभी अचानक निधि की नींद खुलती है। वो झटके से उठकर बैठ जाती है। वो घबराते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, अब तो मुझे सोते जागते हर तरफ सिर्फ जुआ ही नजर आने लगा है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर निधि तुरंत अपना फोन उठाती है और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू करती है, हाउ टू किल लाइस नेचुरली। मिल गया, नीम की पत्तियाँ। नीम के लेप से जुए मर जाती है। निधि खुश होकर तुरंत बाहर जाती है और पड़ोस के पेड़ से ढेर सारी नीम की पत्तियां तोड़ कर लाती है। वो रसोई में उसका पेस्ट बनाकर रश्मि के कमरे में जाती है, जहाँ रश्मि और शिप्रा दोनों बैठकर बातें कर रही थी। निधि उन दोनों से कहती है, यहाँ आओ तुम दोनों, आज मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। ये क्या है भाभी? ये नीम का पेस्ट है, चुपचाप बैठो, मैं तुम दोनों के सिर में लगा देती हूँ। निधि बारी बारी से दोनों के सिर में कड़वा नीम का पेस्ट लगाती है। भाभी ये तो बहुत ज्यादा खुजला रहा है और कड़वा भी है। शांति से बैठी रहो, अगर जुए खत्म करनी है तो ये झेलना पड़ेगा। ऐसा कहकर निधि दोनों के सिर में अच्छी तरह से वो पेस्ट लगा देती है और थोड़ी देर के बाद वो दोनों नहाकर आती हैं तो उन्हें काफी सुकून महसूस होता है। शिप्रा कहती है, भाभी सच में आज पहली बार सिर में ठंडक मिली है। चलो, अब उम्मीद है कि जुए मर गई होंगी। आज से तुम दोनों मेरे साथ रसोई में काम करना शुरू करो। दोनों देवरानियां खुश होकर रसोई में आती हैं और निधि उनसे कहती है, आज हम पनीर तड़का और मलाई कोफ्ता बनाएंगे, समीर को ये बहुत पसंद है। जी भाभी, मैं मसाला तैयार कर देती हूँ। तीनों मिलकर खाना बनाती हैं और सभी लोगों को परोसती हैं। सभी लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। ऐसे कुछ दिन शांति से बीतते हैं, लेकिन एक दोपहर जब रश्मि रोटियां बना रही होती है, तभी अचानक उसके सिर से एक जुआ सीधे गर्म तवे पर गिर जाता है। उसे देखकर निधि कहती है, ये क्या गिरा? तभी जू तवे पर जलने लगता है, उसकी महक आने लगती है। फिर से जुआ? इसका मतलब नीम का इलाज भी फेल हो गया। भाभी पता नहीं ये कहाँ से वापस आ गई। बस अब और नहीं, तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकलो और ये जो आटा तुमने छुआ है इसे भी लेकर जाओ और बाहर गाय को खिला दो। मैं फिर से अकेले ही बना लूंगी। इतना कहकर निधि अपनी देवरानियों को रसोई से बाहर निकाल देती है और खुद खाना बनाने लगती है। और फिर से निधि को रोज खाना बनाना पड़ता है और गर्मी की वजह से वो चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर एक दिन निधि छत पर कपड़े सुखाने जाती है, तभी पड़ोसन जानवी की बहू कविता कहती है, क्या हुआ निधि भाभी, आप बहुत उदास दिख रही हैं। क्या बताऊं कविता, मेरी दोनों देवरानियों के सिर में जुए खत्म ही नहीं हो रही है। सब कुछ करके हार गई। अरे भाभी, इतनी सी बात, आप कपूर और नारियल का तेल क्यों नहीं ट्राई करती? कपूर की महक से जुए दम तोड़ देती हैं। मैंने भी यही किया है, मेरे सर की जुए खत्म हो गई। सच में? शुक्रिया कविता। ये सुनकर निधि तुरंत नीचे आती है और कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर गर्म करती है। फिर दोनों देवरानियों के कमरे में जाकर कहती है, ये लो रश्मि, शिप्रा, आज ये तेल लगाओ, इससे पक्का फायदा होगा। ऐसा कहकर निधि दोनों के बालों में कपूर वाला तेल लगा देती है। तेल लगाने के थोड़ी देर के बाद दोनों नहा लेती हैं और उनके सिर से जुएं खत्म हो जाती हैं। उन्हें बहुत सुकून मिलता है। ये देखकर रश्मि बहुत खुश हो जाती है और अब फिर से तीनों देवरानी जेठानी रसोई में जाकर साथ में खाना बनाने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रात को कंचन अपनी चाचियों के पास जाती है और कहती है, चाची, मुझे कहानी सुनाओ ना। आओ बेटा, हम तुम्हें परियों की कहानी सुनाते हैं। इतना कहकर शिप्रा कंचन को अपने पास बिठा लेती है और कहानी सुनाने लगती है। कहानी सुनाते सुनाते शिप्रा का हाथ फिर से अपने सिर की तरफ जाने लगता है और वो धीरे धीरे खुजाती है। ये देखकर कंचन कहती है, चाची, क्या आपके सिर में अभी भी जुए हैं? आप खुजा क्यों रही हो? नहीं बेटा, जुए नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। चुप रहो, मम्मा को मत बताना। तभी निधि वहाँ चाय लेकर आती है और शिप्रा की बात सुनकर, क्या नहीं बताना शिप्रा? मम्मा, चाची फिर से सिर खुजा रही थी।
हे भगवान, मुझे लगता है ये जुए कभी खत्म ही नहीं होंगी। इतना कहकर निधि उन दोनों को चाय देती है और कंचन को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। और फिर अगले दिन सुबह शिप्रा चाय बनाकर सबको हॉल में सर्व करती है। तभी निधि अपनी चाय का कप उठाती है तो उसे चाय के ऊपर एक जुआ तैरता हुआ दिखाई पड़ता है। वो चाय के कप को टेबल पर पटकते हुए कहती है, समीर, राजेश, देखो मेरी चाय में भी जुआ डाल दिया। शिप्रा, रश्मि, क्या तुम लोगों को जरा भी तमीज नहीं है? कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी? हाँ, हम क्या करें? क्या हम जानबूझकर जुए डाल रहे हैं? ये गर्मी का इन्फेक्शन है जो ठीक ही नहीं हो रहा। तो क्या हम जिंदगी भर जुए ही खाते रहेंगे? सभी लोग दोनों बहुओं को भला बुरा कहने लगते हैं। दोनों रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। तब निधि अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये कपूर वपूर सब बेकार है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। परेशान निधि अपने कमरे में जाकर अपनी एक सहेली को फोन लगाती है और सारी बात बताती है। ये सब सुनकर रीना कहती है, अरे निधि, तू इतनी परेशान क्यों है? मार्केट में एंटी लाइट शैम्पू आता है, उसे मंगवा ले, सब साफ हो जाएगा। एंटी लाइट शैम्पू? हाँ, ये सही रहेगा। निधि तुरंत ऑनलाइन शैम्पू ऑर्डर करती है, जिसके 2 दिन के बाद शैम्पू आ जाता है। शैम्पू आने के बाद वो दोनों बहुओं को शैम्पू देते हुए कहती है, ये लो शैम्पू, इससे रोज बाल धोने हैं, समझी? जी भाभी। जिसके बाद दोनों बहुएं उस शैम्पू से रोज बाल धोने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। उनके जुए खत्म हो जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत सुकून मिलता है। अब फिर से वो अपनी जेठानी के साथ रसोई में खाना बनाने लगती हैं। कुछ दिन फिर से अच्छे बीतते हैं। फिर एक दिन सुमित्रा को अपना कंघा नहीं मिल रहा था। तभी रश्मि अपना कंघा लाकर सुमित्रा को देते हुए कहती है, माँ जी, मेरा कंघा ले लीजिए। सुमित्रा कंघा ले लेती है और जैसे ही सुमित्रा कंघी करने वाली होती है, निधि की नजर कंघे के दांतों के बीच फंसी एक जूं पर पड़ती है। माँ जी रुकिए, क्या हुआ बहू? माँ जी, इसमें जुआ है। ऐसा कहकर निधि रश्मि से कंघा लेकर फेंक देती है और कहती है, तुमने अपना जूठा कंघा माँ जी को दे दिया? भाभी, मैंने तो धोकर रखा था। धोकर रखा था? ये जुए अमर है क्या? हर जगह से वापस आ जाती है। माँ जी, इन लोगों ने कसम खा ली है कि ये पूरे घर को बीमार करके ही दम लेंगी। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अब तो मुझे तुम लोगों से घिन आने लगी है। रश्मि और शिप्रा रोती हुई अपने कमरे में भाग जाती हैं। निधि उनके पीछे जाती है और दरवाजे के बाहर रुक जाती है और दरवाजे के बाहर रुककर उनकी बातें सुनती है। दीदी, हमें जिंदगी भर इन जुओं की वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लोग हमें अछूत समझने लगे हैं, पर इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी किस्मत ही खराब है शिप्रा। भाभी तो अब हमसे नफरत करने लगी है, लेकिन इसमें हम कर ही क्या सकते हैं भला? निधि उनकी बातें सुनकर दुखी होती है। वो अपने कमरे में आकर मन ही मन कहती है, हे भगवान, हर बार उनकी जीवन वापस कैसे आ जाती है? समझ नहीं आता इन जुओं का क्या इलाज करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि कंघे में जुआ था, तौलिए में भी हो सकता है, शावर में भी देखा था। ये सब सोचकर निधि अपने आप से कहती है, अब मैं समझी कि सिर्फ बालों की बात नहीं है, ये सब इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। मुझे इन लोगों को डॉक्टर को दिखाना होगा। अगले दिन निधि दोनों को लेकर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती है। फिर डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, देखिए निधि जी, ये इन्फेक्शन कपड़े, तौलिए और कंघे से बार बार वापस फैल रहा है। आपको इनका सारा पुराना सामान फेंकना होगा और सबसे बेहतर तो ये होगा कि ये अपने बाल छोटे करवा लें। क्या? बाल छोटे? नहीं भाभी, हम सब कर लेंगे, पर बाल नहीं कटवाएंगे। हाँ भाभी, इतनी मेहनत से बाल बढ़ाए हैं, हम इन्हें नहीं काट सकते। डॉक्टर कह रहे हैं तो कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे ना? नहीं, हम किसी भी कीमत पर बाल नहीं कटवाएंगे। दोनों देवरानियां गुस्से में क्लिनिक से बाहर निकल जाती हैं और घर आकर निधि अपनी दोनों देवरानियों को बाल छोटे करने के लिए समझाती है, लेकिन वो नहीं मानती। तब निधि अपने आप से कहती है, लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर एक दिन रश्मि और शिप्रा बाजार जाती हैं। शाम को जैसे ही वो वापस आकर घर में कदम रखती हैं, उन्हें सुमित्रा और निधि की तेज आवाज सुनाई पड़ती है। वो दरवाजे के पास छिपकर सुनने लगती हैं। क्या तू सच कह रही है निधि? क्या ऐसा सच में होता है? हाँ माँ जी, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मेरी एक दूर की रिश्तेदार थी, उसे भी जुओं का बहुत बुरा इन्फेक्शन था। उसने बाल नहीं कटवाए और धीरे धीरे वो जुए उसकी खोपड़ी के अंदर छेद करके घुस गई। हे भगवान, फिर क्या हुआ? माँ जी, उन जुओं ने उसके दिमाग की नसों को खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए और एक दिन तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। जुए दिमाग में अंडे दे देती है माँ जी, फिर इंसान पागल होकर मर जाता है। रश्मि और शिप्रा ये सुनकर कांपने लगती हैं। उनके पसीने छूट जाते हैं। फिर शिप्रा रश्मि से कहती है, दीदी, क्या आपने सुना? जुए दिमाग खा जाती है। हाँ शिप्रा, मुझे तो अभी से अपने सिर के अंदर कुछ रेंगता हुआ महसूस हो रहा है। तभी निधि अचानक दरवाजा खोलती है और उन्हें वहाँ खड़ा देखकर कहती है, अरे तुम दोनों आ गई। तुमने कुछ सुना तो नहीं ना? भाभी, क्या सच में जुए दिमाग के अंदर घुस जाती है? नहीं, तुम लोग क्यों डर रही हो? जाओ अपने कमरे में आराम करो, बस अपना ध्यान रखना। निधि और सुमित्रा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और फिर रात भर रश्मि और शिप्रा सो नहीं पाती।
उन्हें लगता है कि उनके सिर के अंदर हजारों जुएं खुदाई कर रही हैं। अगली सुबह दोनों देवरानियां निधि के पास आती हैं और कहती हैं, भाभी हमने फैसला कर लिया है, हमें अपने बाल नहीं चाहिए, हमें अपनी जान प्यारी है, आप हमारे बाल कटवा दीजिए। हाँ भाभी प्लीज अभी चलिए पार्लर। अगर तुम दोनों ने सोच लिया है तो देर कैसी, चलो। निधि उन्हें पार्लर ले जाती है। दोनों के लंबे बाल काटकर बॉब कट छोटे कर दिए जाते हैं। फिर घर वापस आकर निधि डॉक्टर का दिया हुआ स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू करती है। वो उनके सारे पुराने कंघे, तौलिए और चादरें जला देती है। और फिर कुछ दिनों के बाद रश्मि और शिप्रा की सारी जुएं खत्म हो जाती हैं। सुमित्रा कहती है, वाह, अब लग रही हो तुम दोनों एकदम साफ सुथरी। भाई अब तो हम घर में चैन की सांस ले पाएंगे। हाय सच में यार, अब सोफे पर बैठने में डर नहीं लगेगा। ऐसे ही कुछ ही हफ्तों में रश्मि और शिप्रा के सिर से जुएं का नामो निशान मिट जाता है। वो फिर से रसोई में निधि का हाथ बटाने लगती हैं। लेकिन एक शाम रश्मि आईने के सामने खड़ी होकर निधि से कहती है, भाभी जुए तो चले गई पर मेरे बाल कितने छोटे हो गए हैं, मैं अब सुंदर नहीं लगती। हाँ भाभी, मुझे भी अपने लंबे बाल बहुत याद आते हैं। अरे पगली, तुम क्यों दुखी होती हो? तुम्हारी जेठानी है ना, अब मैं तुम्हें अपना खानदानी नुस्खा बताऊंगी। निधि अपनी माँ को फोन लगाती है और पुरानी डायरी से वो खास तेल बनाने की विधि पूछती है। हाँ माँ, वही तेल जिसमें गुड़हल के फूल और आंवला डालते थे। विधि पूछकर निधि रसोई में जाकर खुद से जड़ी बूटियों वाला तेल बनाना शुरू करती है। वो नीम, शिकाकाई, ब्राह्मी, भृंगराज को नारियल तेल में मिलाती है और पकाती है और अपनी देवरानियों के कमरे में आकर कहती है, इधर आओ, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी मालिश करूंगी। निधि बड़े प्यार से दोनों के सिर में बारी बारी से तेल लगाती है। ऐसे ही कुछ दिनों में रश्मि और शिप्रा के बाल लंबे हो जाते हैं। उन्हें देखकर कंचन कहती है, मम्मा अब मेरी चाची बहुत सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, और अब ये तुम्हें स्कूल के लिए तैयार किया करेंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोपहर में तीनों मिलकर रसोई में मलाई कोफ्ते और लच्छा पराठा बनाती हैं। तभी सुमित्रा रसोई में आती है और उन्हें एक साथ खाना बनाते हुए देखकर कहती है, क्या बात है, आज तो साज की रसोई में बहुत जोरों से काम चल रहा है। ये सुनकर तीनों बहुएं मुस्कुराने लगती हैं।